नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ और कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदला गया है। ज्योतिर्मठ जोशीमठ का नया नाम होगा। वहीं कैची धाम से जानी जाएगी कोशिया कुटौली तहसील। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी। सीएम धामी ने सरकार का आभार जताया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जोशीमठ और कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदल दिया गया है। ज्योतिर्मठ जोशीमठ का नया नाम होगा। वहीं कोशिया कुटौली तहसील कैची धाम को अब कोशिया कुटौली तहसील के नाम से जाना जाएगा। धामी सरकार के प्रस्तावों को केंद्र ने मंजूरी दी है। इसी बीच सीएम धामी ने केंद्र का आभार जताया है। जोशीमठ और कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदल दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहले से चूंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कोशिया कुटौली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जोशीमठ और कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदला गया है, किस तरीके से देखते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को, क्योंकि धामी सरकार के प्रस्ताव को अब मंजूरी मिल गई है? जी हाँ मैम, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के जो तहसीलें हैं उनका नाम बदलने की जो कवायद है उसको पूरा करने का काम किया गया है। केंद्र सरकार से पिछले साल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की थी कि जो नैनीताल जिले का जो कोशिया कुटौली तहसील है उसका नाम बदला जाए। इसके साथ ही जोशीमठ का जो नाम है उसे बदलने की बात है, क्योंकि लगातार संत समाज भी मांग कर रहा था। अगर कोशिया कुटौली नैनीताल की बात करें तो वहां पर कैची धाम है और बाबा नीम करोली का एक आश्रम है, जिसको देखते हुए, धार्मिक आस्था को देखते हुए वहां का नाम जो है वो बदला गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जोशीमठ की, तो जोशीमठ का जो नाम है वह जो जोशीमठ का नाम है वो ज्योतिर्मठ रखा गया है। तो कहीं ना कहीं चाहे संत समाज की बात हो या फिर प्रदेश सरकार की बात हो, एक बड़ी उपलब्धि की बात जरूर है कि इन दोनों तहसीलों का नाम बदला गया है। और एक धर्म की बात भी जरूर है इसमें सामने आ रही है कि जहां नैनीताल जिले में कैची धाम प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर आस्था का केंद्र है। तमाम जो तीर्थयात्री है, श्रद्धालु है, वहां पर जाते हैं। और जोशीमठ की बात की जाए तो वहां पर भी एक आस्था का केंद्र है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों जगहों के नाम बदले गए हैं। संत समाज में भी खुशी का माहौल है और प्रदेश सरकार की जो मुहिम है रंग लाती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि जो यहाँ के जो नाम है उसको बदला जाए और यह जो मुहिम है रंग लाती हुई नजर आई है और कहीं ना कहीं जो दोनों तहसीलों के नाम उसे बदलने का काम किया गया है। साथ ही नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगा, जनता किस तरीके से देखती हुई केंद्र सरकार के इस फैसले को नजर आ रही, क्योंकि जनता और संत समाज की ओर से लगातार ये अपील की जा रही थी कि कोशिया कुटौली धाम, कोशिया कुटौली तहसील और साथ ही जोशीमठ धाम का नाम बदला जाए। तो इस तरीके से किस जनता का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद? आज निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसमें खुशी का माहौल है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी, क्योंकि अब जो तहसील का नाम है, एक नाम बदल दिया गया है। कोशिया कुटौली का नाम जहाँ कैची धाम कर दिया गया है, वहीं जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया। तो इसमें जो आम जनता पब्लिक है, वहाँ के लोकल लोग हैं, उनमें खुशी का माहौल है और साथ ही संत समाज में भी खुशी का माहौल व्याप्त है। सीएम धामी ने सरकार का आभार जताया है। जोशीमठ और कोशिया कुटौली तहसील का नाम बदल दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शुक्ला जी तमाम जानकारी के लिए। कैची धाम नाम से अब जानी जाएगी कोशिया कुटौली तहसील। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जन्मदिन पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, माननीय केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। प्रभु बद्री विशाल से आपके सुखद, सुयशपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है और इन विधानसभाओं में 14 जून से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि दोनों सीटों पर प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है, जिसके लिए पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में 2-2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। दोनों विधानसभाओं के लिए 2 सदस्यीय पर्यवेक्षक विधानसभाओं में भेजे गए हैं, जिसमें मंगलौर विधानसभा के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी और प्रदेश के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष महामंत्री रहे आदरणीय खजानदास जी, और बद्रीनाथ विधानसभा के लिए कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत और केदारनाथ रुद्रप्रयाग क्षेत्र के विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। बद्रीनाथ उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गणेश गोदियाल ने साफ कर दिया कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में लोकल कार्यकर्ता को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। मैं बहुत ही विनम्रता के भाव से ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र के जो हैं और जो ईमानदारी से पार्टी के प्रति काम करते हुए, पार्टी के प्रति ईमानदारी से बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना, तो पार्टी आकलन करेगी और जो वहां के हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं ये उनका हक है, ये हक उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जितनी मेरी हैसियत और ताकत है, मैं अपनी पूरी हैसियत और ताकत से वहां के प्रत्याशी के, कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत से काम करूंगा। 15 जून को कैंची धाम में होने वाले भव्य मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्थायी और स्थायी पार्किंग बनाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 15 जून को 4 से 5 लाख श्रद्धालु कैंची धाम पहुंच सकते हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं 15 जून की तैयारी को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की रिपोर्ट। 15 जून को होने वाले कैंची के स्थापना दिवस के मौके पर तैयारियां जो हैं वो जोर शोर पे चल रही हैं। हम खड़े हैं कैंची धाम में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो मंदिर है जिसे कैंची धाम कहा जाता है, जहां श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज से महज 2 दिन बाद 15 जून की तिथि है, जिस दिन यहाँ स्थापना दिवस मनाया जाना है। और उसकी तैयारियों की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से शासन प्रशासन से लेकर मंदिर समिति तक पूरी तरीके से तैयार है। और रोड की जहां बात की जाए तो सड़क में आप जो ये देख रहे हैं, ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग सड़क के बीच में लगाई गई है। एक तरफ ट्रैवल जो है बसें, गाड़ियां और इनके लिए रास्ता छोड़ा गया है, और दूसरी तरफ ये जो रोड आप देख रहे हैं, अस्थाई रोड, ये यात्रियों के लिए पैदल चलने के लिए इसको बनाया गया है। 15 जून को जो है वो यात्री इसी मार्ग से होते हुए मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ सड़क की अगर ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए तो 15 जून को पूरी तरीके से यातायात जो है वो यहाँ बंद कर दिया जाएगा। केवल शटल सेवा द्वारा ही यात्रियों को, श्रद्धालुओं को यहाँ लाया जाएगा और उसी से वापस किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम सुरक्षा एजेंसी जो हैं या फिर पुलिस जो है वो अपनी यहाँ चौकस व्यवस्था में लगी हुई है। पूरी तरीके से मुस्तैद है पुलिस की व्यवस्था। यहाँ जगह जगह पर चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ अभी आप जो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये रोड है नैनीताल, ये अल्मोड़ा हाईवे रोड है और अभी तो ये चालू है बहरहाल, लेकिन 15 जून को ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो लगभग 15 जून को जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है
4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं लगातार इस धाम में जो श्रद्धालु हैं वो वैसे तो पूरे साल यहाँ दर्शन को आते हैं, लेकिन 15 जून का अपना एक खास महत्व है। 15 जून को मंदिर का स्थापना दिवस भी है और जो बाबा पे विश्वास रखते हैं, जिनकी श्रद्धा है, जो अटूट भरोसा एक बाबा पे रखते हैं, उनके लिए ये एक किसी धाम से किसी सपने से कम नहीं है। कुछ श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी में कस्बा गंजमुड़वाड़ा जनपद कासगंज से आए हुए हैं। पहली बार आए हैं यहाँ से? नहीं, मुझे तो लगभग 35 वर्ष हो गए आते हुए यहाँ। 35 वर्ष हो गए। बाबा जी के यहाँ पूरी श्रद्धा, बाबा जी के यहाँ सेवा में, मालपुआ में बनते हैं तो हलवाई के पास सेवा में रहते हैं, और 15 जून को प्रसाद की पैकिंग की व्यवस्था में रहते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, 35 साल से आप आ रहे हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम 1300 किलोमीटर दूर नासिक महाराष्ट्र से आए, खास बाबा जी के दर्शन के लिए। पहली बार आए? पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रीतेश, और यहाँ पे आके बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। पॉजिटिव फील हो रहा है। तो पहली बार आए हैं आप? हाँ, पहली बार। आगे आना चाहेंगे? हाँ, जरूर, हर साल आएंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा बाबा को लेके श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह, एक अलग विश्वास, एक अलग भरोसा जरूर हर किसी श्रद्धालु में है, चाहे वो देश से हों, विदेश से हों। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शनों को आते हैं। और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मंदिर कमेटी ने अपनी तरफ से अन्य व्यवस्था की है। और पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग के तौर पर यहाँ लगभग 500 वाहनों की पार्किंग यहाँ तैयार की गई है, जिसमें अभी श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। हालांकि 15 जून के लिए वो पार्किंग केवल शटल सेवा के लिए की जाएगी और ये रोड पूरी तरीके से बंद रहेगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, कैंची से। हम गुजरात से आए हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। बाबा के दर्शन भी हो गए, बाबा का बहुत सत था यहाँ, हमने सुना था, यहाँ जामनगर दर्शन भी हो गए। व्यवस्थाओं को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, मतलब एक गूज बम्स हो जाते हैं जैसे हम मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। तो बहुत अच्छा रहा, सभी का खुले दर्शन थे और जो मतलब मैनेजमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। एक बाय एक से करके हमने सबने अच्छे से खुले दर्शन किए, बैठ के पाठ भी किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे आके बहुत शांति मिली है, बहुत सच्चा धाम है ये, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से? एकदम इतनी धूप में आए लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत धूप है, इतनी शांति लग रही है यहाँ पे। एक्सपीरियंस अभी भी दर्शन करने के नाम से गूज बम्स हो गए, सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मन से ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी का टच है साथ में, बहुत अच्छा, सबको आना चाहिए। उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर से आग धधकने लगी है। नैनीताल में भवाली रेंज के जंगलों में पिछले 2 दिन से आग लगी हुई है। बता दें कि कैची धाम से करीब 3 किलोमीटर पहले जंगलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं पहाड़ों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे आग लगने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ने लगी हैं और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। देखिए संवाददाता संजय प्रसाद की ये खास रिपोर्ट। भवाली के जंगलों में एक बार फिर से आग देखने को मिल रही है। कल देर शाम आग पर काबू जरूर पा लिया गया था, लेकिन आज सुबह से फिर से जंगलों से धुआं उठने और आग लगने की घटनाएं चालू हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये भवाली से कैंची जाने वाली सड़क के पास के जंगल हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना धुआं उठ रहा है और कहां-कहां आग लगी हुई है। पूरा जंगल जो है वो धुएं के आगोश में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो रोड है ये कैची धाम की तरफ जाने वाला रोड है और कैची धाम की दूरी में है, यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की रहती है। और साथ ही साथ आग के बारे में अगर बात की जाए तो कल देर शाम जो आग लगी हुई थी उस पर वन विभाग द्वारा काबू पा लिया गया था, लेकिन फिर से ये जो आग जंगलों में देखने को मिल रही है ये साफ तौर पर बताती है कि तापमान किस कदर यहाँ बढ़ा हुआ है और जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार जारी हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अभी दूर दूर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और ऐसे में अगर वन विभाग जरा सी भी लापरवाही करता है तो इन जंगलों को धधकने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जंगल ऐसे ही जलते रहेंगे या फिर इसके लिए वन विभाग कोई ठोस कदम उठाएगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, नैनीताल से। ये कल रात लगभग सवेरे के टाइम में हमने 6-6:30 बजे के आसपास धुआं देखा। अच्छा। तो फिर हमें यहाँ दुकान वालों का फोन आने की जगह कि ऐसी बात हो गई करके फिर हम लोग आए अपने यहाँ से, जितना हो सकता है थोड़ा हमने करा। बाकी फायर सर्विस की गाड़ी आ गई थी, उनको बुला दिया था, पुलिस वाले लगे थे, बेचारे सभी लगे थे यहाँ पर बुझाने को। फिर भी बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी आग। अभी भी स्थिति देखिए, आप पीछे को देखिए, जरा खड़े होने लायक नहीं हो रहा है।
राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नई खेल नीति के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की है। वर्तमान में प्रदेश के खिलाड़ी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे राज्यों से खेल रहे हैं। खिलाड़ियों के इस पलायन के कारण खेल प्रतिभा होने के बावजूद भी राज्य खेल के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। वर्तमान में हालात ये हैं कि खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के 81% पद खाली रहे, जबकि सिर्फ 19% खिलाड़ियों को ही विभिन्न विभागों में नौकरी मिली। वहीं अब इसको लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से सरकार पर खिलाड़ियों के भविष्य का ध्यान न रखने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने बचाव में उतर आई है। खिलाड़ियों को नर्चर करना पड़ता है, खिलाड़ियों को का रखरखाव करना पड़ता है, उनको पैम्पर करना पड़ता है। यहाँ खिलाड़ी बचे कहाँ? आपने खिलाड़ियों के साथ जो आपने अनदेखी करी, तो दूसरे प्रदेशों से यहाँ का टैलेंट जो है दूसरे प्रदेशों में चला गया और वहां से खेलता है। वहीं आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने कम्बरसम हैं, इतने टेढ़े हैं कि आपके क्राइटेरिया पे कोई नहीं फिट बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप नियम तो बना देते हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे खिलाड़ियों को, लेकिन उसके जो नियम कायदे कानून हैं उनको आपको शिथिल करना होगा। खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ देने के लिए योजना बनाई गई है और हो सकता है जो उसका क्राइटेरिया रखा गया होगा उसके अनुरूप उसकी खिलाड़ी अपने आप को उस पर आवेदन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमारे सरकार के द्वारा स्पष्ट है कि खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए सरकारी उसमें उनको आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और उसके लिए शासनादेश भी सरकार के द्वारा लाया गया है और आगे इसका लाभ अधिक से अधिक खिलाड़ियों को मिले इसके लिए सरकार काम करेगी। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में एमडीडीए अब सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने जा रही है। एफएमएस पर जानकारी देते हुए एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने बताया कि रोड किनारे जितनी भी लाइट लगाई जाएगी वह सभी सोलर चार्जर लाइट होंगी। इसके साथ ही जितने भी इन क्षेत्रों में ईवी पावर प्लांट होंगे वह सभी सोलर पावर से ही संचालित किए जाएंगे। जो ओपन एरिया है, जो सर्कुलेशन एरिया है, जो सेटबैक का एरिया है, उसमें बाहर जो भी लाइट्स लगेंगी वो 100% अब सोलर लाइट्स ही लगाई जाएंगी। जो ईवी चार्जर मैंडेटरी किया गया है उसको भी सोलर से ही किया जाएगा। सर कितना इससे आपको लगता है कि अगर ये हो गया तो कितनी ऊर्जा हम बचा सकते हैं इसमें, चाहे हाइड्रो वाली हो? नहीं, देखिए यहाँ से राइट हैंड आप जाएंगे ना, नीचे बहुत बड़ा है हम जाएंगे ना राजपुर रोड पे, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जहाँ से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।